गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या होगा? संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को जानना यह है कि हमारे भारत का संविधान कैसे बना। ठीक है, क्या क्या घटनाक्रम घटे इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। जैसे ये चैप्टर अपने आप में बहुत आसान और अपने आप में बहुत जो है कठिन भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ठीक, तो उन कन्फ्यूजन को दूर रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज आपकी जो क्लास होगी, ठीक है, आपको इसका जो कंटेंट दिया जाएगा, जो डेटा दिया जाएगा, काफ़ी यूनिक, काफ़ी ऑथेंटिक होगा। ठीक है, और लगभग आप देखेंगे इस डेटा को, ठीक, तो आपको खुद एहसास होगा कि वास्तव में आज जो हम लोग को डेटा मिला है काफ़ी अच्छा मिला है, कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा रहा। आप अदर बुक्स वगैरह किसी से भी आप कंपेयर करना, आपको हमारा जो पीडीएफ होगा और जो मेरी क्लास होगी, ठीक है, उसमें आपको एक ठीक ठाक डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए बच्चों हम लोग आएंगे अपने चैप्टर पे, और चैप्टर का नाम क्या होगा? संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैप्टर का ये नाम होगा। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे डालते हैं। तो चैप्टर का नाम होगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक, अब बच्चों इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ बातों को समझें। ठीक है, कुछ बातों को समझें। अब थोड़ा सा बातों को 2 मिनट केवल आप सुनना। देखो है क्या, हमारे वहां पहले बच्चों राजतंत्र था, लगभग सभी देशों में राजतंत्र चलते थे। ठीक, दुनिया में पहली बार अगर बात करें संविधान की, तो दुनिया में पहली बार संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? संविधान की शुरुआत होती है ब्रिटेन से। परंतु वहां का जो संविधान रहा, वो संविधान कैसा रहा बच्चों? अलिखित रहा। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का रहा। ठीक, तो अब आगे क्या होता है? तो लिखित संविधान है हमारे देश का, तो लिखित संविधान ज्यादातर देशों में है। ठीक है, लिखित संविधान ज्यादातर देशों में है। तो लिखित संविधान की शुरुआत कहां से हुई? तो लिखित संविधान की शुरुआत होती है बच्चों यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो वहां से संविधान की शुरुआत होती है, और वो भी किस टाइप के संविधान की? लिखित संविधान की। ठीक, तो अब हमारे वहां चल रहा था राजतंत्र, और राजतंत्र में हम देखते हैं कि 1498 1498, ठीक है, 1498 1498 में पुर्तगाली, ठीक ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ऐड कर रहे हैं? बच्चों याद रखना, जब आपको मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक, तो आपको पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसे ही नहीं कहते हैं। भारत में जितनी यूरोपियन कंट्री आई सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, और हर इन कंपनियों के, हर देशों के कंपनियों के नाम जो होते थे ना, वास्तविक नाम वो अलग होते थे। जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो ब्रिटेन की कंपनी को, वास्तव में वो उसका नाम है ही नहीं। वास्तव में उसका सही नाम क्या है? द मर्चेंट एडवेंचर्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। समझ रहे हो, ये बच्चों उसका वास्तविक नाम है। तो हर कंपनियों का अपना एक वास्तविक नाम होता था। तो जब भारत में 1498 में आते हैं कौन? पुर्तगाली, तो ये लोधी शासन काल में ही बच्चों आ चुके थे। ठीक है, और अभी तो मुगल वंश आया नहीं था, लोधी शासन काल में ही इनका आगमन हो चुका था, और एक व्यापारिक कंपनी थी। और भारत का समुद्री मार्ग से खोज किसने किया? वास्को डी गामा, और वहीं से फिर जो है स्टार्ट हो जाता है समुद्री मार्ग से, ठीक, तो पुर्तगालियों का भारत से व्यापार। और फिर बाद में जो अन्य कंपनियां हैं, अन्य जो देश हैं यूरोप के, वो भी आना शुरू कर देंगे जब समुद्री मार्ग की खोज हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा? ये जो कंपनियां होंगी, ठीक है, कंपनियां जो होंगी ये आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। ठीक, और अंत में जो ब्रिटेन होगा इसका प्रभुत्व जो है वो बनेगा, और भारत का शासन का संचालन कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। तो भारत में जो राजतंत्र है बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, भारत में धीरे धीरे राजतंत्र जो है वो खत्म होगा, राजा का शासन जो है वो समाप्त होगा। छोटे छोटे राजा होंगे बच्चों, ठीक है, और छोटे छोटे राजा ऐसे राजा होंगे, यानी ऐसे नवाब होंगे कि जो एक मोहल्ला हम लोग का जो होता है, एक कॉलोनी जो होती है, उतने बड़े जो है क्षेत्र के राजा होते थे। इसी कारण से जब भारत आजाद होता है, तो आजादी के बाद 562, ठीक है, 562 से ज्यादा देसी रियासत होते हैं। समझ लो, देसी रियासत। तो अब अंग्रेज जब भारत आते हैं, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में संवैधानिक चीजों का आगमन हुआ।
ठीक। और आप लोग को मैं जब पढ़ाऊंगा ये चैप्टर तो उसमें बताऊंगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स हाइड लेमेस्टर। तो देखा जाएगा तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में संविधान की शुरुआत किया, और संविधान की शुरुआत जब किया तो हम लोग धीरे धीरे उसी संविधान के, ठीक है, उसी संविधान से हम लोग संचालित हुए और उसी संविधान के हैबिचुअल होते गए। तो जब अंग्रेज भारत को छोड़ रहे थे, ठीक है, भारत को अंग्रेज जब छोड़ रहे थे तो अभी भारत हमारा आजाद नहीं हुआ था, मगर पहले अनाउंस हो चुका था कि अब हम भारत को छोड़ रहे हैं, यानी ब्रिटेन ने कह दिया था हम भारत को आजाद कर रहे हैं। ठीक, कैसे आजादी मिली, क्या हुआ, ये आधुनिक भारत के इतिहास का विषय है, मैं वहां पे बच्चों आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, जब इतिहास पढ़ाऊंगा। तो होता क्या है, तो अंग्रेजों ने कहा कि आप अपने देश के संविधान का निर्माण कर लीजिए। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, इसके लिए एक संस्था बनेगी और उस संस्था का नाम क्या होगा, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो अब यहां हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भारत में संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है, भारत में संविधान के निर्माण के लिए बच्चों हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का किया गया गठन। तो अब यहां से पहले कुछ क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन किया गया। तो अब यहां कुछ बातों को पहले जानो बच्चों। अगर पूछा जाए दुनिया में पहली बार, ठीक है, दुनिया में पहली बार संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का गठन कहां हुआ था, यानी कि किसी देश के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ, ये पहली बार कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट आया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो अब क्या था, हमारे वहां भी संविधान बनना था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि आप भी अपने, ठीक है, संविधान का निर्माण करिए और इसके लिए क्या करिए, एक संविधान सभा का गठन कर लीजिए। ठीक, तो अब यहां क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। तो संविधान सभा का गठन करने के लिए यहां बच्चों इलेक्शन होगा, ठीक ना, चुनाव होगा संविधान सभा का। तो चुनाव बच्चों कब होगा, तो चुनाव जुलाई में होगा, तो जुलाई अगस्त, ठीक ना, जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त 1946, 1946, इस समय क्या होगा, इस समय बच्चों चुनाव होगा। ठीक है, किसका, संविधान सभा का, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव होगा। और संविधान सभा के चुनाव जब हो जाएंगे तो फिर इसका गठन कब हो जाएगा, तो इसका गठन कब हो जाएगा, तो यहां बच्चों देखो ये सारा डेटा बच्चों आपको याद रखना है, पीडीएफ में मैं आपको चीजें दूंगा भी, आप पहले से इसको देखते चलो। गठन कब होगा, तो बच्चों गठन होगा संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946। थोड़ा संयम बनाए के रखना बच्चों, बना के रखना, पेशेंस बनाए रखना। कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि सर 9 दिसंबर 1946 भी कुछ हमने सुन रखा है। ठीक बच्चों, कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे क्लास देख के कि सर हमने 9 दिसंबर 1946 भी देख रखा है। आएंगे बच्चों, उस पे भी आएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा जो है पेशेंस बनाओ। ठीक, तो अब क्या था, संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक, गठन कब हुआ, 6 दिसंबर 1946 को। और ये जो मैं डेट दिखा रहा हूं 9 दिसंबर 1946, ये क्या है बच्चों, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक की तिथि है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसकी जो फर्स्ट सीटिंग हुई, उस फर्स्ट सीटिंग का डेट है 9 दिसंबर 1946। ठीक, तो संविधान सभा का गठन हो रहा है। तो अब बच्चों यहां देखो कि संविधान सभा का गठन आखिर हुआ कैसे। तो अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछने लगता है एग्जामिनर कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो संविधान सभा का गठन बच्चों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। अच्छा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जा रहा है। तो यानी कि मैं आपको बता चुका हूं अपने पॉलिटी के पिछले क्लासेज में कि कोई इलेक्शन जब आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, तो आपको क्या बताना होता है कि हर वो इलेक्शन जिसमें हम लोग जाके वोट कर रहे हैं वो इलेक्शन क्या होगा, वो इलेक्शन होगा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। ठीक, और हर वो इलेक्शन जिसमें हम वोट ना करके हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाके वोट करते हैं, तो वो इलेक्शन क्या होता है बच्चों, वो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। ठीक, तो अब देखो ये जो निर्वाचन था अप्रत्यक्ष हुआ, यानी कि ये बात क्लियर है क्या कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता ने नहीं किया है। ठीक ना, जनता ने किया। ठीक, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने किया है। इस वजह से संविधान सभा का जो चुनाव है वो क्या है, अप्रत्यक्ष।
ठीक, तो अब मैटर आया कि अगर जनता ने नहीं चुना है संविधान सभा के सदस्यों को तो फिर चुना किसने है। तो बच्चों ध्यान रखना, चुना किसने है। संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो हम लोग को पहले ये बात पता होनी चाहिए कि राज्यों में बच्चों उस समय विधान सभाएं स्थापित हो चुकी थी, ठीक ना। जैसे आज की डेट में हमारे वहां विधानसभा है ना, वैसे उस समय ब्रिटिश शासनकाल में भी विधानसभा जो है वो स्थापित हो चुका था। तो विधानसभा के सदस्यों को, ठीक ना, विधानसभा के जो सदस्य हैं, ठीक, इनको कौन चुना, इनको कौन चुना, तो इनको चुना बच्चों जनता ने, ठीक ना। जनता ने क्या किया, जो विधानसभा के सदस्य हैं इनको चुना, और ये विधानसभा के सदस्यों ने क्या किया, संविधान सभा के सदस्यों को चुना, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। ये बात बच्चों क्लियर रखना। इसलिए संविधान सभा का चुनाव क्या है बच्चों, संविधान सभा का चुनाव जो है ये अप्रत्यक्ष है। बात क्लियर। क्या ध्यान रखना है कि विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का जब चुनाव हो रहा है तो उसमें कौन वोट दे रहा है, जनता दे रही है, ठीक। और जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा है तो संविधान सभा के सदस्यों को कौन चुना, तो संविधान सभा के सदस्यों को चुना विधानसभा के सदस्यों ने। बात क्लियर। यहां देख रहे हैं जनता ने विधानसभा, विधानसभा, संविधान सभा, क्लियर, ठीक। अब देखो क्या था, अब मैटर ये हुआ, अब एग्जामिनर यहां और हमसे इंफॉर्मेशन लेता है। ये क्लास बच्चों पूरी तरह जो है ये डेटाबेस है, मगर डेटा में कंफ्यूजन बहुत है, समझ रहे हो, काफी कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं आज आपके एक एक कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, और यकीन मानना आपका ये जो क्लास होगा, ठीक है, आप किसी क्लास से कंपेयर करना, किसी नोट्स से कंपेयर करना मेरे पीडीएफ का, ठीक है, आपको बच्चों समझ में आ जाएगा इस क्लास की वैल्यू, ठीक। अब देखो यहाँ पे संविधान सभा के जो सदस्य हैं, अच्छा ये कैसे आ रहे हैं, तो ये बच्चों देखो विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुन के आ रहे हैं। तो अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संविधान सभा के, ठीक है बच्चों, संविधान सभा के एक सदस्यों का, संविधान सभा के एक सदस्यों का निर्वाचन, एक सदस्यों का निर्वाचन कितने लाख की जनसंख्या पर हुआ, ठीक ना। संविधान सभा के एक सदस्यों का निर्वाचन कितने लाख की जनसंख्या पे हुआ, तो यहां बच्चों याद रखना है 10 लाख की जनसंख्या, ठीक ना, 10 लाख की जनसंख्या। तो 10 लाख की जो जनसंख्या है इसके द्वारा संविधान सभा के एक सदस्य चुने गए, ठीक है, एक सदस्य चुने गए। तो ये बात क्लियर। अब दूसरी बात, तो जब 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा के सदस्यों का, एक सदस्यों का चुनाव हुआ, तो फिर टोटल सदस्य संविधान सभा में कितने आए। अब यहां बच्चों थोड़ा सा पेज दूसरा लेते हैं और समझते हैं। जैसे हम अगर ये भारत की बात करें बच्चों, भारत की बात करें, ठीक है, तो ये भारत, और इसमें बच्चों यहां देखना, यहां ये आज का जो बांग्लादेश है ये भी सम्मिलित है, और इधर ये पाकिस्तान, समझ लो, पाकिस्तान, ये ऊपर हो जाता है अफगानिस्तान, ठीक, पाकिस्तान। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा बच्चों ये अविभाजित भारत, ठीक ना, ये बच्चों क्या है, ये अविभाजित भारत है। तो ये जो अविभाजित भारत है यानी कि अभी भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक। तो अविभाजित भारत में टोटल कितने सदस्य चुन के आ रहे हैं, तो सदस्य चुन के आ रहे हैं बच्चों 389, ठीक है, 389 सदस्य यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 389 सदस्य चुन के आते हैं, ठीक। अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब एग्जामिनर इसमें और डिटेल में जाएगा, ठीक है, अब एग्जामिनर इसमें और डिटेल में जाएगा। अच्छा, और डिटेल में जाएगा तो यहाँ एग्जामिनर और क्या पूछेगा, ठीक, तो इसको जरा देखते हैं। अब इसमें बच्चों 389 का अब यहाँ मैं डिवीजन करूंगा, और आपको इतना कायदे से मैं बता दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं। जबकि अभी जब इसको मैं यहाँ पे इसका डिवीजन करूंगा, ठीक है, तो आप देखना बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के यहाँ, मगर आपका अब कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है, चलो, तो 389, ठीक। तो अब बच्चों यहां हम लोग को देखना है अब ये डिवीजन, तो डिवीजन बच्चों ये मैप हटाते हैं, ठीक है, और आते हैं हम लोग इसके डिवीजन पे। तो अब कैसे क्या सीटों का बंटवारा है वगैरह वगैरह सारी बातों को देखते हैं। तो यहां बच्चों देखो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या बच्चों कितनी है, 389,
389, ठीक, 389 संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। अच्छा, अब इसमें बच्चों डिवाइड करें तो अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट में बांटे, तो यहाँ बच्चों देखेंगे तो 93, 93, ठीक है, ये क्या है बच्चों 93 देशी रियासत, ठीक है, देशी रियासतों से, ठीक है, देशी रियासतों से। और यहां बच्चों देखें तो 296, ये क्या है बच्चों, ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, यानी जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है, जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रांत जो है वहां से कितनी सीट है 296। ये जो है प्रत्यक्ष है, यानी कि क्या, इसको प्रत्यक्ष शब्द को हटाते हैं, ये इसको मैं लिखता हूं निर्वाचित, ठीक ना, इसको ऐसे लिखते हैं निर्वाचित, ठीक है, यानी कि ये 296 जो है ये चुनाव लड़के हैं। 93 देशी रियासत जो है, ठीक है, ये क्या है, ये बच्चों मनोनीत है, ठीक है, ये क्या है मनोनीत, ठीक, मनोनीत। तो अब देखो 93 देशी रियासत से हो गए, ठीक, और 296 कहां से हो गए, ब्रिटिश प्रांत से। अब ये ध्यान रखना बच्चों, इसी 296 से जब क्वेश्चन बनता है तो यहां पे ठीक ठाक बच्चे जो है क्या करते हैं बच्चों, यहां पे गलती करते हैं, ठीक। तो अब यहां हम देखें तो बच्चों देखो 296 में 208 सदस्य ये कहां से हैं, INC, ठीक है, INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 73 मेंबर जो हैं, ठीक है, वो कहां से हैं, वो बच्चों मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। और बाकी जो है निर्दल और अन्य पार्टी, ठीक है। जैसे आज की डेट में हमारे वहां हम क्या देखते हैं, बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टियां हैं। उसी तरह उस समय 2 बड़ी पार्टियां बच्चों कौन थी, तो 2 बड़ी पार्टियां थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। अब बाकी जो निर्दल और अन्य पार्टी जो है, ठीक ना, अन्य पार्टी अन्य दल के जो लोग हैं वो जो है उन लोगों का 15 सीट जो है उन लोगों का आपस में रहा, ठीक। तो मेन हम लोग को यहां तक की बातें कवर करनी है। तो अब देखो बच्चों 296 ब्रिटिश प्रांत से हैं और ये क्या है बच्चों, ये निर्वाचित है, ठीक है। तो 208 सदस्य किसको मिले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और 73 मिले मुस्लिम लीग को। अब बच्चों ध्यान से सुनना, देखो देशी रियासत वाले जो हैं, देशी रियासत यहां से क्या था, राजा जो थे, राजा इन लोगों को क्या बोला संविधान सभा ने कि आप लोग जो है अपने यहां से प्रतिनिधि चुन के संविधान सभा में भेजिए। मगर ये लोग क्या है, संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि जो तय तो कर दिए 93, मगर संविधान सभा में भेज नहीं रहे थे। क्यों नहीं भेज रहे थे, तो न भेजने का रीजन ये है बच्चों कि जब संविधान का निर्माण हो जाएगा तो अब देश का शासन चलेगा कैसे, संविधान के नियमों के अनुसार। और यहाँ क्या है, राजा की अपनी एक ऐशो आराम वाली जिंदगी है, ठीक है, एक तानाशाही व्यवस्था है, राजा जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है, वो करेगा। बाहुबली में आपने देखा होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ठीक है, तो आपने देखा होगा, ठीक। तो अब ये जो सिस्टम है ये खत्म होगा। जब खत्म होगा तो राजा की शक्ति पे क्या होगा बच्चों, अंकुश लगेगा, समझ लो, राजा की शक्ति पे अंकुश लग जाएगा। और कोई भी नहीं चाहता कि हमारी शक्ति क्या हो, कम हो। तो इसलिए देशी रियासत जो थे, जो छोटे छोटे राजा थे, ये संविधान सभा में अपने लोगों को भेजे ही नहीं, शुरू में नहीं भेजे। परंतु होगा क्या, इनके न भेजे जाने के बावजूद संविधान सभा की बैठक हो गई और संविधान का निर्माण शुरू हो गया। तो फिर इनको बाद में रियलाइज हुआ कि यार नहीं भेजेंगे संविधान बन जाएगा तो आगे न जाने क्या हो, इसलिए है क्या, भेजो, कम से कम हमारी कुछ बातें वहां रखी तो जाएंगी, तब क्या होगा, तब ये लोग लास्ट में भेजेंगे। मगर इधर क्या था, इधर मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग, अब इसको 73 सीट मिला था। उधर जिन्ना की हठधर्मिता चल रही थी भारत पाकिस्तान के विभाजन की, ठीक है, सदस्य तो चुन के आ गए थे, मगर भारत पाकिस्तान के जो विभाजन की वहां पे एक नींव पड़ चुकी थी। तो वो लगभग बच्चों तय हो चुका था कि देश का विभाजन होना है, ठीक। देश की विभाजन के लिए क्या क्या कारक रहे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पूर्णतः दोषी थे कि महात्मा गांधी, ठीक है, या परिस्थितियां दोषी थी, ठीक, या अंग्रेज उसके जिम्मेदार थे। हम जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको देखेंगे और मैं आपको पूरा यहाँ पे क्लियर करूंगा कि देश का विभाजन कैसे हुआ, उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, ठीक, बताऊंगा वहां पे। यहाँ अगर हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इतिहास की बात को हम यहाँ पे हटाएंगे, ठीक।
तो क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा और फिर मुस्लिम लीग क्या होगा ना, संविधान सभा का कर देगी बहिष्कार। तो बिना मुस्लिम लीग के क्या होता है, बिना मुस्लिम लीग के बनता है भारत का संविधान, समझ रहे हो, संविधान। तो अब मुस्लिम लीग मुस्लिमों का एक ग्रुप, कांग्रेस लगभग कहते हैं कि हिंदुओं का ग्रुप, तो इसीलिए सर जॉन साइमन, ठीक ना, सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को क्या बोला है बच्चों, हिंदुओं की सभा। लिखवाऊंगा भी इस पॉइंट को मैं आगे कि किसने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है। तो हिंदुओं की सभा किसने बोला है, हिंदुओं की सभा सर जॉन साइमन ने बोला है। तो अब यहां बच्चों देखो क्वेश्चन यहां सुनो, ठीक है, क्वेश्चन सुनना सब लोग। क्वेश्चन अगर मैंने पूछा यहां पे कि बताओ बच्चों कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो कुल कितनी सीट पर चुनाव हुआ, ठीक है। तो यहां आंसर क्या है, कुल कितनी सीट पर बच्चों चुनाव हुआ, 296 सीट पर, ठीक। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 389 थे, 389। 389 में ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो 296 थे। देसी रियासत से कितने थे, तो 93 थे, ठीक। अब फिर पूछेगा 389 में, ठीक है बच्चों ध्यान रखना, 389 में निर्वाचित सदस्य कितने थे। अब वो निर्वाचन चाहे प्रत्यक्ष है चाहे अप्रत्यक्ष, इस बात से मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन क्या पूछा, निर्वाचित कितने थे 389 में। तो निर्वाचित कितने हैं बच्चों, 296। मनोनीत कितने हैं, 93, ठीक। अब 296 सीटों पर चुनाव हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला, तो बच्चों मिला 208। मुस्लिम लीग को कितना मिला, तो मुस्लिम लीग को मिला बच्चों 73, समझ रहे हो, 73। तो ये इतना डेटा आपको बच्चों याद रखना है और ये कोई बहुत कठिन डेटा नहीं है। 2 बार 3 बार आप इसको पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करना है देखते हैं। कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, ठीक है, 389, ठीक। निर्वाचित सदस्य कितने थे, 296 थे। मनोनीत कितने थे, 93 थे। देसी रियासतों से कितने आए, 93 आए, ठीक है। अब 296 सीट पर चुनाव हुआ तो 296 में मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला, 73 मिला। कांग्रेस को कितना मिला, 208 मिला, ठीक है। अन्य दल जो है, ठीक है, 7, ठीक। और निर्दल जो है उनका 8 सीट आपको नहीं याद रखना है, ठीक ना, उनको आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। निर्दल जो है, ठीक, उनको 8, अन्य पार्टी जो है उनको 7, तो ये आपको याद नहीं रखना, ठीक। अब देखो, अब इसमें हम आगे बढ़े तो अब ये संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया, ठीक, संविधान बन गए। अब क्या होगा, संविधान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाएंगी, ठीक है। तो समितियों की चर्चा बच्चों अभी हम आगे करेंगे, ठीक ना। समितियां, तो समितियां बनाई जाएंगी। कौन कौन सी समिति बनी, देखो हर काम के लिए अलग अलग समिति बनी थी, ठीक ना। मूल अधिकार के लिए अलग समिति है, ठीक है, मूल अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए क्या है, अलग समिति है। प्रांतों की शक्तियों के लिए अलग समिति, केंद्र की शक्तियों के लिए अलग समिति। तो वो सब समितियां क्या हैं, कैसे क्या, उसका एक अलग डिटेल मैं दूंगा बच्चों। अभी समिति की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, हम आगे देखें। तो अब ये बात हो गई, ठीक। अब यहाँ देखो बच्चों, संविधान सभा का तो गठन हो गया, सदस्य भी यहाँ क्लियर चुन के सभा गए हैं, ठीक। अब इसमें कुछ बात और देखें, कुछ बात क्या, ये भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की बात किसने किया, ठीक है, गठन की बात किसने किया, तो बच्चों आंसर है एम एन रॉय, ठीक ना। तो मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं, इन्होंने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था, ठीक। तो ये बात क्लियर। परंतु अब इसी से मैच करता एक शब्द और सुनो, एक शब्द मिलेगा रिपोर्ट। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का गठन किस समिति के, ठीक ना, समिति यानी कमेटी, तो किस कमेटी के रिपोर्ट, किस समिति के रिपोर्ट के सुझाव पर हुआ। तो अब सुनो, ऑप्शन देगा क्रिप्स मिशन, ऑप्शन ए। बी देगा बच्चों साइमन मिशन, सी देगा माउंटबेटन, मिशन, और डी देगा कैबिनेट मिशन, ठीक ना, कैबिनेट मिशन। तो मुझे लगता है ये पॉइंट बच्चों आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, या आपको आंसर इसका मिल जाना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैबिनेट मिशन ही होगा आंसर।
ठीक है, तो किस मिशन के रिपोर्ट के आधार पे भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ? तो यहाँ आंसर क्या है बच्चों? कैबिनेट मिशन। क्लियर बात? तो कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पे भारत के संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। हमने सदस्यों को देख लिया, निर्वाचन देख लिया, ठीक है, कौन कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हम लोग देख लिए। वापस आते हैं, फिर से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अभी तक जो पढ़ा वो बात समझ में आई कि नहीं? कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है? दुनिया में पहली बार संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। ठीक है, यूएसए में। हम बात करें भारत के संविधान सभा का चुनाव बच्चों ध्यान रखना, चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 चुनाव हो गया। तो उसके बाद फिर इसका गठन कब हो गया? तो गठन हो गया बच्चों 6 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946, परंतु अभी इसको हम फिर से आएंगे वापस 9 दिसंबर पे। तो 6 दिसंबर 1946 ठीक, संविधान सभा का गठन हो गया। तो इसके पहले क्या हुआ? चुनाव हुआ था। तो अब चुनाव हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना? तो आंसर क्या देना है? विधानसभा के सदस्यों ने। तो संविधान सभा का जो इलेक्शन है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष? ठीक है, तो आंसर क्या है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है। एक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या पे चुन के आने थे? तो एक सदस्य जो है बच्चों कितने लाख की जनसंख्या पे चुन के आने थे? तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुन के आने थे। ठीक, तो टोटल कितने सदस्य चुन के आए? तो टोटल आए बच्चों 389, 389। तो 389 सदस्य जो है संविधान सभा में चुन के आए। अच्छा ठीक, 389 में निर्वाचित कितने थे? ठीक है, निर्वाचित कितने थे? 296, 296। ठीक ना, 296। अच्छा, मनोनीत कितने थे? 93 थे। इसी मनोनीत को क्या पूछेगा? देशी रियासत से कितने सदस्य चुन के आए? तो देशी रियासत से कितने सदस्य चुन के आए? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने जा रहा है बच्चों? हमारा यहाँ पे आंसर होने जा रहा है 93। ठीक है, 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ। तो ये इलेक्शन जब हुआ तो कांग्रेस को कितनी सीट मिली और मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिला? ठीक है, निर्दल अन्य पार्टी आपको नहीं याद रखना, मैं उसका आंसर पहले दे चुका। ठीक, तो कांग्रेस को कितना मिला? 208। मुस्लिम लीग को कितना मिला? 73। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बाद में इसका बहिष्कार कर दिया। अब आप कितना कॉमन सेंस लगा पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क अभी दे दे रहा हूँ। ठीक ना, एक होमवर्क अभी दे दे रहा हूँ। क्या होगा होमवर्क? यहाँ देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर बताना। ठीक है, कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 सदस्य, कुल 389 सदस्य। तो बिना मुस्लिम लीग के, ठीक है, बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? ये आपका बच्चों होमवर्क है। ठीक है, और आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना, और कहीं आपको गूगल वूगल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप गूगल वूगल मत करना, बस कॉमन सेंस लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। तो वो भी आपका एक डेटा वो भी जुड़ गया। ठीक, अच्छा, यहां तक की बात बच्चों क्लियर। ठीक, दूसरी बात, संविधान सभा की बात। ठीक है, किसने किया भारत में? किस व्यक्ति ने किया कि भाई भारत का संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा होना चाहिए? ये बात किसने बोला है? तो मानवेंद्र नाथ राय, यानी कि MN रॉय। ठीक, MN रॉय। अब रिपोर्ट मिशन, इसके आधार पे देखें तो किस मिशन के रिपोर्ट के आधार पे संविधान सभा का गठन हुआ? तो कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पे। ठीक, यहां तक की बात हम लोगों ने बच्चों देख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेहद कंफ्यूज रहते हैं बच्चे क्या कि देखो संविधान सभा जो है ना बच्चों, ये संविधान सभा, इस संविधान सभा में महिला सदस्य, ठीक है, इस संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? ठीक, तो महिला सदस्यों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी? यहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुल संख्या, तो कुल संख्या बच्चों कितनी है? तो कुल संख्या है 15। ठीक है, कुल संख्या कितनी? 15। अच्छा, अब आगे देखें, देखो अक्सर 15 और 8 का मैटर आता है। समझ रहे हो ना बच्चों, 15 सदस्य और 8 सदस्य का मैटर आता है। यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूज नहीं रहोगे बच्चों आज के बाद से। क्या बात है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, परंतु जो फर्स्ट सीटिंग हुई,
प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, तो प्रथम बैठक में, ठीक है, प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। क्लियर है एकदम, ठीक। तो यहां देखें प्रथम बैठक, शॉर्ट में ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत करो। प्रथम बैठक कितना? प्रथम बैठक, तो यहाँ पे 8, कुल संख्या 15। अब सुनो बच्चों, अब सुनो, यूपीपी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, यूपीपी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, और जेईई में भी पूछा हुआ है क्या, कि ये जो 15 महिला सदस्य थी, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो मुस्लिम महिला, यहां ध्यान रखना होगा नाम, बेगम एजाज रसूल। तो बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला। अच्छा, यहीं तक की बात है बच्चों महिलाओं से, अभी और बातें हैं क्या। अब दलित महिला कौन थी? एकमात्र, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला, तो दलित महिला बच्चों, इनका नाम देखे तो दक्षिणायनी वेलायुधन, दक्षिणायनी वेलायुधन, ठीक। तो अब क्या यहीं पे बात खत्म? अभी भी बात नहीं खत्म, महिलाओं से लेके अभी 2 पॉइंट है, ठीक, 2 पॉइंट क्या। अब सुनो तीसरा पॉइंट, देसी रियासत जो थी, देसी रियासत से कितनी महिलाएं थी? ठीक है, तो देसी रियासत से एक महिला, उनका नाम क्या है? तो देसी रियासत से जो महिला आई, 93 जो देसी रियासत थे, तो देसी रियासत से जो महिला थी उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था बच्चों एनी मस्करीनी, ठीक है। तो एनी मस्करीनी जो है, ये कहां से हैं बच्चों? ये देसी रियासत से हैं, ठीक। चौथा पॉइंट महिलाओं को लेके, कि ये जो पूरा महिला ग्रुप है, इस ग्रुप का बच्चों एक चीफ होता था, ठीक है, एक अध्यक्ष होती थी। तो अब यहां बच्चों ध्यान रखना, हिंदी की जब हम बात करते हैं तो कभी भी महिला के लिए अध्यक्ष शब्द यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? अध्यक्षा, ठीक। तो ये जो 15 महिलाएं हैं, इन महिला समूह की, ठीक ना बच्चों, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, महिला समूह की अध्यक्षा, यही बात बस लिख रहा हूं, महिला समूह की अध्यक्षा। तो महिला समूह की अध्यक्षा कौन? तो महिला समूह की अध्यक्षा है बच्चों हंसा मेहता, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात बच्चों महिलाओं को लेके है। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों महिलाओं की तो बात हो गई, ठीक। अब देखते हैं बच्चों, यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड कुछ बात, ठीक है क्या। वापस मैप होगा पीछे, देखते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, मैप मैंने मिटा दिया है, ठीक है। मैप देखते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, यहां बच्चों देखें तो ये हो गया बांग्लादेश, और इधर बच्चों देखें तो ये हो गया पाकिस्तान, ठीक। ये अविभाजित भारत है, ठीक। तो जब ये जो अविभाजित भारत है, तो इसमें बच्चों देखो बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, ठीक है, BR अम्बेडकर की संविधान और भीमराव अम्बेडकर का नाम, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर संविधान की बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर का बात करना जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। और उस समय के भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा डिग्री रखने वाला कोई व्यक्ति था नहीं, और संविधान और कानून का उनके जितना ज्ञान शायद ही उस समय के भारत में किसी के पास रहा हो, ठीक है। बस उनको टक्कर देने वाले, ठीक है, एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उनका नाम क्या है? डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक। हम देखें बच्चों, तो बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा में बच्चों क्षेत्र वाइज चुनाव हो रहा था। तो अब डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, अब ये अम्बेडकर जी ये क्या हुआ था बच्चों, ये मुस्लिम लीग के सपोर्ट से,
मुस्लिम लीग के सपोर्ट से ये जो आज का बांग्लादेश है, जिसको हम उस समय क्या बोलते थे, ये पूरा क्षेत्र लेके, ये क्या था बच्चों, ये था बंगाल। बंगाल। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बंगाल में जो ये वाला जो क्षेत्र है, जिसको विभाजन के बाद क्या बोला गया था, विभाजन के बाद बोला गया था पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो क्षेत्र मिले वो दो मिले, ठीक है, एक इधर पूरब में और एक पश्चिम में, तो ये पूर्वी पाकिस्तान और ये था बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। तो भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे, यहां से। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, यानी कि पाकिस्तान का जब निर्माण हो गया, तो बी आर अम्बेडकर का जो सीट था वो चला गया पाकिस्तान में। तो बी आर अम्बेडकर का, ठीक है, सीट अब क्या हुआ, खाली, मतलब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। तो अब संविधान बन रहा है, ठीक है, और संविधान में भीमराव अंबेडकर ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। इस कंडीशन को देख के एक व्यक्ति का बड़ा फेमस कथन है। क्या कथन है, उसको सुनते हैं। कथन यह है कि संविधान बन रहा है और संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वही संविधान में नहीं है, ठीक। तो ये तो वही परिस्थिति हो गई कि एक विमान उड़ाना है और उसका क्या है, पायलट ही गायब है। तो ये क्वेश्चन बन गया कि किसने ये बात कहा था कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न होना देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक विमान उड़ाना है और उसका पायलट ही क्या है, गायब है। तो ये बात किसने बोला है बच्चों, ये बात बोला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। इसको लिखूंगा नहीं मैं, यहाँ पहले ही बता दे रहा हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इन्होंने ये कथन बोला है, इन्होंने ये कथन बोला है कि एक विमान उड़ाना है और उसका पायलट ही गायब है। अच्छा, किस परिस्थिति में बोला है, किस परिस्थिति में बोला है, तो इन्होंने किस परिस्थिति में बोला है, भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में सीट रिक्त हो जाने की परिस्थिति में, ठीक। तो अब सीट रिक्त, अब क्या होगा, तो बिना भीमराव अंबेडकर के संविधान बन जाए, ये तो असंभव बात था। तो फिर यहाँ ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो यहाँ से बच्चों सदस्य थे एक एम आर जयकर, सुरक्षित सीट ये एम आर जयकर। तो एम आर जयकर को बोला गया इस्तीफा देने के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री, बच्चों देखो ये प्रधानमंत्री आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये कॉन्सेप्ट मत समझना, ठीक है। वो जो उस समय प्रांत होते थे उसके मुखिया को बोला जाता था उस समय प्रधानमंत्री, ठीक। तो यहाँ के जो मुखिया थे महाराष्ट्र में उसको क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थे, बीजी खैर, ठीक ना। प्रधानमंत्री कौन थे, बीजी खैर। तो बीजी खैर जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्र लिखा किसको, एम आर जयकर को, और बोला आप अपनी सीट से इस्तीफा दीजिए। तो एम आर जयकर ने क्या किया, अपनी सीट से इस्तीफा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया। तो अंबेडकर जी चुनाव लड़े और उसके बाद से ये क्या हुआ, अब उसको क्या बोले, उसको बच्चों बोलते हैं उपचुनाव। जब एक साथ, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जैसे 2024 में चुनाव होना है, तो जब कार्यकाल पूर्ण होने के बाद चुनाव होता है तो हम उस चुनाव को क्या बोलते हैं बच्चों, आम चुनाव। और अगर किसी विशेष क्षेत्र में कोई जो सदस्य है, अगर वो इस्तीफा दे दिया या उसका मृत्यु हो गया, तो उसके बाद जो इलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपचुनाव। तो यहाँ उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भीमराव अंबेडकर क्या हुआ, सदस्य बन गए, यानी चुनाव जीत गए। अब फिर एग्जामिनर, अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे, तो अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, बंगाल आंसर दें कि महाराष्ट्र आंसर दें। आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं रहना है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। कब बंगाल आंसर देना है, अगर पूछा भीमराव अंबेडकर प्रथमतः, ठीक है, प्रथमतः संविधान सभा के सदस्य कहां से चुने गए थे, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होने जा रहा है बंगाल, ठीक ना, बंगाल। प्रथमतः शब्द यूज नहीं हुआ, पहली बार शब्द यूज नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा, बंगाल। और प्रथमतः शब्द यूज नहीं हुआ तो महाराष्ट्र। अगर प्रथमतः शब्द यूज हुआ है, पहली बार शब्द यूज हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है, बंगाल। ये बात एकदम बच्चों क्लियर रखनी है, ठीक। तो अब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बन गए, ठीक। तो अब अंबेडकर जी सदस्य बन चुके हैं, तो अब संविधान के निर्माण जो है, निर्माण कार्य जो है अब वो आगे शुरू होगा। परंतु अब एग्जामिनर कुछ और बात यहाँ से पूछता है, क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता कहे जाते हैं, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अंबेडकर जी को संविधान का माता एवं पिता दोनों कहा है, ठीक ना। तो यहां देखे संविधान का माता
एवं पिता, माता एवं पिता दोनों किसने बोला है? तो बच्चों दोनों किसने बोला है? तो डॉक्टर के.वी. राव, के.वी. राव, ठीक है। एक एक डेटा बच्चों पूरा ऑथेंटिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। डॉक्टर के.वी. राव जो हैं इन्होंने भीमराव अंबेडकर को संविधान की माता एवं पिता दोनों कहा। ठीक, दूसरी बात, हिंदुओं की सभा, संविधान सभा को, हिंदुओं की सभा किसने बोला? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो हिंदुओं की सभा बोला है सर जॉन साइमन, ठीक ना, सर जॉन साइमन। इसी के नाम पे बच्चों साइमन कमीशन था, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन का, ठीक है, गठन जो है इसी के नाम पे हुआ था। ठीक, अब वहां भी बहुत इतिहास जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा बच्चों साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। अक्सर जो है ऑप्शन में 1927, 28, 29 ऐसे देता है, तो ज़्यादा बच्चे जो है 1928 आंसर देते हैं बच्चों। आंसर उस समय क्या होता है 1927, गठन हो गया था 1927 में, और भारत में आगमन कब हो गया था 1928 में, ठीक ना। तो आगमन नहीं पूछ रहा है, वहाँ गठन पूछ रहा है, ठीक है। इतिहास में बहरहाल वो देखा जाएगा। हिंदुओं की सभा सर जॉन साइमन ने, ठीक। अब देखो यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक। अब बच्चों संविधान सभा में होगा क्या? अब उसके पदाधिकारी चुने जाएंगे। अब पदाधिकारी कैसे चुने जाएंगे? ठीक, अब यहाँ देखो बच्चों, ठीक ठाक मैं बात कर रहा हूँ, बुक्स की बात कर लूँ और भी कुछ लोगों की बात कर लूँ कि संविधान सभा में परमानेंट और टेम्परेरी अध्यक्ष की बात होती है, ठीक है। तो संविधान सभा के पूछता है अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबको पता है ये बात, ठीक है। बहुत कोई आगे बढ़ के अगर बताता है क्या कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के अस्थाई, ठीक है, अध्यक्ष क्यों चुने गए? तो लोग कहते हैं कि संविधान सभा के ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ये भी बात सही है, परंतु एक बात का क्वेश्चन यहाँ पे आंसर बच्चों अगर मिल जाए, क्या कि संविधान सभा में अस्थाई और अस्थाई का मैटर आया ही क्यों? तो बहुत लोगों को आपने सुन रखा होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत में नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार थे, ठीक। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नामित कौन हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। परंतु हम लोग क्या सुनते हैं कि वो किसी कारण से उस समय थे नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्लियर रखना बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत में थे, ठीक है। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए जो बनेंगे संविधान सभा के टेम्परेरी चीफ, ठीक ना, टेम्परेरी अध्यक्ष बनेंगे, तो ये क्यों बनते हैं? हमारा जो संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बच्चों क्या किया था, 60 देशों के, ठीक ना, 60 देशों के संविधान का किया था अध्ययन, ठीक है, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो अब जब ये 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें बच्चों इन्होंने फ्रांस का संविधान भी देखा, ठीक है, फ्रांस का संविधान भी देखा। अब ये पॉइंट बच्चों देखना, ठीक है, किसको, इसको किस रूप में लोगों ने बताया है, मैं जो बता रहा हूं उसको भी देखो, ठीक है, कि फ्रांस जो है इसके संविधान का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पे एक परंपरा क्या देखा था कि संविधान सभा का गठन बच्चों अमेरिका में भी हुआ, फ्रांस में भी हुआ, ठीक है, लगभग लिखित संविधान वाले जो देश है वहां पे संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक। तो फ्रांस का जब संविधान सभा बना था तो वहां पे एक परंपरा थी, क्या परंपरा चली थी कि जो अध्यक्ष होगा वो पहले ही अपना पद नहीं धारण करेगा, एक अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा वहां पे संविधान की बैठक की शुरुआत की जाएगी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? उस संविधान सभा में जो क्या होगा, सबसे वरिष्ठ। तो हम लोगों ने जब फ्रांस के संविधान का अध्ययन किया तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहां देखा, तो हम लोगों को भी ये बात एक लगी कि यार ये सिस्टम तो बढ़िया है, ये सिस्टम तो बढ़िया है कि एक व्यक्ति जो पूरे ग्रुप में सबसे सीनियर है, परंतु हमने जो है संविधान सभा की सहमति से चुन रखा है किसी और व्यक्ति को अध्यक्ष, और एक व्यक्ति सबसे सीनियर है तो उसका एक सम्मान होना चाहिए। तो उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए ये प्रथा थी। तो अब क्या हुआ, भारत ने भी इसको अडॉप्ट किया और सच्चिदानंद सिन्हा इनको बनाया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष।
ये बात क्लियर बच्चों। फिर यहां देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने तो अब क्या होगा, ये जब बने तो प्रथम बैठक हुई कब, तो प्रथम बैठक हुई थी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और उसी बैठक के ये क्या चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। अब आगे देखें, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक हुआ था बच्चों 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को बच्चों संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, ठीक है। और ये जो दूसरी बैठक होगी, अब इसमें, ठीक है, अध्यक्ष आएंगे और वो क्या होंगे, परमानेंट होंगे, अस्थायी होंगे, और उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या होंगे, ये संविधान सभा के होंगे बच्चों अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। इतनी बात क्लियर, ठीक। निकालना होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब संविधान सभा की तीसरी बैठक, 2 तक बता दिया बच्चों, संविधान सभा की तीसरी बैठक पूछेगा बच्चों, ये तीसरी बैठक तक, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है, तो यहां बच्चों ध्यान देना, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को क्या होगा, संविधान सभा की तीसरी बैठक होगी, थर्ड सिटिंग। और इस तीसरी बैठक में फिर क्या होगा, तीसरी बैठक जो होगा, यहां पे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटेगा, क्या होगा, इसी दिन संविधान सभा में, इसी दिन संविधान सभा में कौन व्यक्ति, ठीक है, तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी जो है ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत करेंगे संविधान सभा में। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके ये क्या करना चाह रहे हैं, प्रस्तावना जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका डिटेल मैं पुनः दूंगा, ठीक है बच्चों। और पुनः क्या, वहां पे मैं पूरा डिटेल दूंगा, यहाँ पे आपको समझ लो, बहुत कोई डिटेल मैं नहीं दे रहा हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उन्होंने प्रेजेंट किया, बस इतनी बात जानू। परंतु जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने इसको स्वीकार कब कर लिया, तो यहाँ आंसर बच्चों क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत किया, ठीक है। अब ये स्वीकार कब हुआ, तो लिख देते हैं स्वीकार। तो स्वीकार कब होता है बच्चों, स्वीकार होता है ये 22 जनवरी 1947, ठीक ना। स्वीकार कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। क्लियर बात, ठीक। सारा डेटा बच्चों याद रखना है, मैं आपको याद कराऊंगा भी, रह के आपसे यहाँ जब मैं क्लास लेता रहूंगा तो उसमें चर्चा करता रहूंगा, ताकि आपको ये जो है वीडियो आप देख रहे हो तो आपको याद हो जाए, ठीक। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया, स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। अच्छा, अब आगे क्या होने जा रहा है, अब हम आगे देखें यहाँ पे बच्चों, तो अब आगे हमको देखना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार। और फिर हम लोग को देखना है संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग उपाध्यक्ष को देखते हैं। तो अध्यक्ष तो हो गए, तो अब देखते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो ज्यादा लोग यही जानते हैं कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष केवल एक थे और उनका नाम क्या था, हरीश चंद्र मुखर्जी। परंतु ध्यान रखना बच्चों, उपाध्यक्ष 2 थे, हरीश चंद्र मुखर्जी प्लस वी.टी. कृष्णामाचारी। ध्यान रखना बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर दूं, वरना कमेंट में वो कहेंगे कि सर वी.टी. कृष्णामाचारी नहीं है, सर क्या है, टी.टी. कृष्णामाचारी है, ठीक ना। तो बच्चों ध्यान रखना, वी.टी. कृष्णामाचारी भी थे और टी.टी. कृष्णामाचारी भी थे, ठीक। तो ये उपाध्यक्ष कौन है, वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक, इसको मिटाएंगे, ठीक। तो ये हो गए उपाध्यक्ष। अच्छा, अब बच्चों हम लोग देखें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो अब संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव, पूरा नाम बेनेगल
बेनेगल नरसिंह राव। तो बेनेगल नरसिंह राव बच्चों कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव जो है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। अच्छा, अब मैटर आएगा, ठीक है, अब मैटर आएगा कि अच्छा ऐसा क्या हो गया कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार रखना पड़ गया। ठीक है, इसको भी जानते हैं बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव। मैंने क्या बोला, अगर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को टक्कर दे सकता था, ठीक है, कानून के मामले में, तो वो व्यक्ति कौन थे? BN राव। क्यों थे? देख रहे हैं इसको। कोई टक्कर दे सकता था तो BN राव दे सकते थे। क्यों? बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बच्चों जज थे, समझ रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। और जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज है, तो आप सोच सकते हो कानून की जानकारी उसके पास कितनी अच्छी होगी। और संविधान है क्या? संविधान नियम और कानून का एक लिखित दस्तावेज ही तो है। नियम और कानून का क्या? एक लिखित दस्तावेज है, जिसको संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया है, और उसी के द्वारा किसी भी देश के शासन का संचालन किया जाता है, किसी भी देश को चलाया जाता है सुचारू ढंग से। तो अब संविधान बनाना है, यानी नियम और कानून को सम्मिलित करना है, तो नियम और कानून का एक ज्ञाता चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो ये ज्ञाता है, अंबेडकर जी भी हैं, परंतु बच्चों यहां ध्यान रखना ये लॉयर हैं, समझ रहे ना, वकील हैं, परमानेंट, ये डेली जो है केस देख रहे हैं, समझ रहे हो, केस देख रहे हैं। और अंबेडकर जी भी हैं। तो अब एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति बहुत बड़ा जानकार, केवल एक व्यक्ति ही बैठा है, अगर 2 हो 3 हो तो ये हमारे संविधान सभा के लिए नुकसानदायक बात नहीं थी, हमारे संविधान सभा के लिए ये एक उपयोगी बात थी, अच्छी बात थी। तो इसलिए क्या हुआ, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पे नियुक्त किया गया। ठीक, परंतु अब सुन लो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो कौन व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे, बैठे हुए थे। तो वो कौन है बच्चों? बेनेगल नरसिंह राव। तो ये लिख देंगे कि ये संविधान सभा, ये सब बच्चों प्रश्न पूछेगा, ये संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, अब यूपीपी का एक फेवरेट क्वेश्चन, अब यूपीपी का फेवरेट क्वेश्चन क्या कि संविधान का मूल प्रति, संविधान का मूल प्रति, आप जब दिल्ली जाओगे बच्चों संसद भवन, तो वहां पे जो संग्रहालय है, वहां पे आज भी संविधान का मूल प्रति रखा हुआ है, संविधान का मूल प्रति। ठीक है, मूल प्रति अपने हाथों से किसने लिखा? ठीक है, अपने हाथों से किसने लिखा? यहां बच्चों बहुत यूनिक पॉइंट बताऊंगा, और आप इस यूनिक पॉइंट को आप सर्च करना, बहुत कम जगहों पे आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, ठीक है, मगर कम जगहों पे मिलेगा। और एक संभावना क्या कि जो मैं दूसरा यूनिक पॉइंट जा रहा हूं बताने, हो सकता हो अब ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, कैसे? सुनो ध्यान से। संविधान का मूल प्रति, अच्छा पहले तो ये समझे मूल प्रति क्या होता है। तो मूल प्रति ये है बच्चों कि संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसको हाथों से लिखा किसने, समझ रहे हो? नीब पेन लिया गया, नीब पेन से उसको लिखा गया, जैसे आप अपना नोट्स बनाते हो उसी तरह नोट्स टाइप में उसको बनाया गया, लिखा गया, उसी को कहते हैं संविधान का ओरिजिनल कॉपी, मूल प्रति। तो मूल प्रति किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, काफी फेमस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, ये देखो यूपीपी में 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, इन्होंने संविधान की मूल प्रति को लिखा था। अच्छा, अब इन्होंने जब लिखा मूल प्रति को, तो बच्चों ये ध्यान रखो, इन्होंने जब लिखा था तो इंग्लिश में लिखा था, ठीक ना। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा अंग्रेजी थी, ठीक ना, अंग्रेजी। तो बहुत से लोग जो है कहते हैं कि एक बिंदु का गलती नहीं किया इन्होंने, एक मात्रा का गलती नहीं किया, बात ठीक है, परंतु मात्रा का, बिंदु का गलती, शब्द यूज गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक ना। तो अब बात आएगी हिंदी में किसने लिखा मूल प्रति। ठीक है,
मूल प्रति हिंदी में किसने लिखा है? तो अब यूपीबी का ये अगला क्वेश्चन बच्चों बन सकता है। अंग्रेजी वाला चूंकि इसको 3 बार पूछ चुका, तो ये संभावना है कि ये इंग्लिश में था, तो अब लाओ हिंदी वाला पूछ लेते हैं। अब क्या करेगा, लिख देगा संविधान का मूल प्रति हिंदी में किसने लिखा। अब अगर आप ये नहीं जान रहे हो तो मूल प्रति केवल जान रहे हो, रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर बच्चे जो है तैयार रखते हैं, तो होगा क्या, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को तुरंत टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। अब यहाँ आंसर क्या होगा हिंदी में, तो बसंत कुमार वैद, ठीक ना, बसंत कुमार वैद, इन्होंने हिंदी में लिखा था। अच्छा, अब और एक यूनिक पॉइंट सुनो बच्चों, क्या संविधान का मूल प्रति जब इन्होंने लिखा तो इनकी राइटिंग काफी अच्छी थी, ठीक है, इनकी राइटिंग काफी अच्छी थी। तो जब इनसे लिखवाया गया संविधान की मूल प्रति, ठीक, तो इनसे पूछा गया कि आपको जो है क्या चाहिए, मतलब क्या वेतन चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, वेतन नहीं लिया। तो पूछा जाए तो इन्होंने जब लिखा तो उसके बदले क्या लिया, कुछ नहीं, इन्होंने निःशुल्क लिखा था, ठीक ना बच्चों, इन्होंने इसको निःशुल्क लिखा था, निःशुल्क। तो क्या बदले में कुछ नहीं लिया, बदले में लिया बच्चों, क्या लिया, इनको अपने दादा से बड़ा प्रेम था, इनको जो है अपने दादा से बहुत ज्यादा प्रेम था। और इनके दादा का नाम क्या था, इनके दादा का नाम था राम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक ना, राम बिहारी नारायण रायजादा। तो संविधान का जो पहला पेज है, उस पहले पेज पे ये अपने दादा का नाम लिखने का केवल अनुमति मांगी कि आप हमको कोई सैलरी मत दीजिए, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, बदले में कोई उपहार नहीं चाहिए, बस केवल आप एक काम हमारे लिए कर दीजिए, और वो क्या है, हमको अपने दादाजी से बहुत प्रेम है, तो संविधान का केवल एक पेज पे हमारे दादाजी का जो है नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो नाम में पूरा नाम नहीं लिखा, क्या लिखा, राम केवल, ठीक ना, राम। तो बहुत से लोगों को जब संसद जो भवन है वहां पे जब संग्रहालय में उस बुक्स को लोग देखते हैं तो लिखा रहता है जब राम, तो लोगों को लगता है कि ये भगवान से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। बच्चों ध्यान रखना, भगवान राम से संबंधित नहीं है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं इनके दादा हैं, ठीक है, राम बिहारी नारायण रायजादा, उनका नाम लिखा हुआ है बच्चों। बात क्लियर, ठीक है। तो ये इतनी पॉइंट्स हो गए बच्चों। अब हम लोग जो है यहां से फिर कल आगे बढ़ेंगे और फिर आपको कल अच्छे अच्छे डेटा मिलेंगे, ठीक। आपको क्लास अगर पसंद आया, डेटा मेरे जो है आपको अच्छे लगे, तो आप कमेंट में बच्चों बताना जरूर कि हाँ सर बढ़िया डेटा दिए हैं, मजा आया, ठीक है, मजा आया, ठीक। तो डेटा की बच्चों यहाँ कमी नहीं है, और लगभग मैं जो यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बाहर जाने लगभग मुश्किल है, ठीक ना, लगभग कम चांस है कि क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपके इस पीडीएफ, आपके इस नोट से बाहर चला जाए, कम संभावना है इसकी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रोकते हैं, ठीक, और फिर हम लोग कल की क्लास में फिर मिलेंगे सुबह, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए।